दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम डीएम प्लांट के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि डीएम प्लांट में जाने से पहले हम वाटर का कौन कौन सा प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं कि जो हम हमारा बॉयलर में जो फीड वाटर यूज़ करते हैं उसके उसके मतलब ट्रीटमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली क्या होता है कि जो हम आपका जो रॉ वाटर लेते हैं, जो मतलब वाटर लेते हैं अपने बॉयलर में यूज़ करने के लिए, वो कहाँ से लेते हैं। बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस होते हैं उसके, जैसे कि कहीं नदी से ले लिया, समुद्र से ले लिया, या फिर किसी मतलब कि पॉन्ड से ले लिया, है ना। तो क्या होता है कि जो हम डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं उसमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे उसमें आपके डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, अनडिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है कि अगर हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो आपके डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं इससे क्या होगा, आपका स्केल फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, इनसाइड ऑफ वॉल, ठीक ना। जो वाटर वॉल है या फिर जो सुपर हीटर है ना। तो जो डिफरेंट हमारे हीट एक्सचेंजर है या फिर वाटर वॉल, उन पर क्या होगा, हमारा स्केल फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा, आपका एक्सेसिव प्रेशर जनरेट होगा, जिससे कि आपका ट्यूब फेलियर हो सकता है। और अगर इस बिना ट्रीटमेंट के ही ये वाटर यूज़ करेंगे तो आपका जो स्टीम होगा वो भी इम्प्योर होगी, ठीक ना, जिससे कि आपके टरबाइन को वो डैमेज करेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो हम रॉ वाटर लेते हैं जो भी अपने सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से, तो उसको पहले हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं। प्री ट्रीटमेंट के क्या क्या प्रोसेस हैं, एक तो सेडिमेंटेशन है, फिर आपका फिल्ट्रेशन है, और फिर आपका कोआगुलेशन है। ठीक, तीन प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड कोआगुलेशन। तो देखते हैं कि हम सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कोआगुलेशन में क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन देखते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है जनरली कि जो हम रॉ वाटर लेते हैं ना, उसको एक बड़े से लार्ज टैंक में, क्लैरिफायर टैंक होता है, उसमें मतलब बहुत देर के लिए स्टैंड मतलब स्थिर कंडीशन में उसको छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपके अनडिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बाई ग्रेविटी बॉटम में, टैंक के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक ना। तो जो भी आपके सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो सेटल डाउन हुए बॉटम में, उनको रिमूव किया जाता है। एक उसमें जो आपका जो ये क्लैरिफायर टैंक है उसमें एक स्लोली मूविंग हॉरिजॉन्टल स्क्रैपर लगा जाता है, उसकी हेल्प से उसको हम जो आपका सॉलिड सेटल डाउन हुए बॉटम में उनको रिमूव कर लेते हैं। बट ये क्या होता है, जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है इसमें, और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है इसमें जो हमारे सॉलिड्स पार्टिकल को नीचे सेटल डाउन होने में, ठीक ना। और जितने हमारे सारे सॉलिड्स पार्टिकल हैं वो सारे एक बार में रिमूव भी नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एडिशनल कोआगुलेंट एड्स करते हैं इसमें, जैसे कि एलम। तो एलम क्या करता है कि जो भी हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको एक जगह कलेक्ट करके और उनको फिर बाई ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन कर देता है। तो देखते हैं इसमें कैसा होता है। जनरली इसमें क्या कर देंगे, जैसे कि बड़ा सा हम क्लैरिफायर टैंक ले लेते हैं, टैंक में हम इसमें आपका वाटर फिल कर देंगे, ठीक। ये वाटर फिल हो जाएगा और इसमें ये यहाँ पे मतलब एक ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप का स्क्रैपर लगा रहा है, ठीक। तो ये क्या है, ऐसे घूमता रहेगा, ठीक ना, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो क्या होगा कि जो भी हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स पार्टिकल हैं नीचे बॉटम में बाई ग्रेविटी जो कलेक्ट होंगे, तो उनको क्या करेगा, ये एक जगह इकट्ठा करके मतलब इस टैंक से हम बाहर निकाल देते हैं, ओके। तो ये तो होता है हमारा सेडिमेंटेशन में। और नेक्स्ट देखते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में आप यहाँ पे मैं सेम समझा देता हूँ। फिल्ट्रेशन में भी हमारा एक बड़ा सा एरिया होता है, उसमें क्या करते हैं कि आपका इसमें एक बेड होता है, ठीक ना। बेड पे क्या होता है कि इधर मैं बना देता हूँ, इधर मान लीजिए एक ये आपका फिल्ट्रेशन यूनिट है, इसमें ये आपका बेड है, ठीक ना। सैंड का बेड रहता है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सैंड फिलिंग रहता है, सैंड रहता है, और यहाँ पे आपका एयर नोजल रहता है, एयर नोजल रहता है। यहाँ से हमारा रॉ वाटर आता है, ये इसका यहाँ पे आउटलेट रहता है, ठीक। यहाँ पे आपका ये रहेगा ओवरफ्लो के लिए,
ओके। और नीचे में इसमें आपका यहाँ पे एक एयर ब्लोअर लगा रहता है, इसमें आपका ये नोजल से हम एयर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक लाइन रहती है आपको इसको बैक वॉशिंग के लिए, बैक वॉशिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है यहाँ से आता है, और ये बहुत सारे जो इसमें सैंड फिल्टर है, सैंड बेड है, यहाँ से होकर ये पास होता है। तो क्या होता है जब यहाँ से होकर पास होता है तो जो भी आपका वाटर में जो कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक ना, कलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है जो आपका कलेक्ट होने के बाद जो वाटर बचता है रिमेनिंग, वो यहाँ से आपका आउटलेट से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बहुत देर मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम आपका यहाँ से फिल्ट्रेशन कर लेते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी कलेक्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा वाटर है अच्छी तरह से वहाँ से मतलब अच्छे तरीके से वहाँ से जो हमारा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ थी उसको ये क्लीन नहीं कर पाता बहुत ज़्यादा देर सर्विस के बाद। तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें इसको बैक वॉशिंग करना पड़ता है। तो बैक वॉशिंग के लिए क्या करते हैं हम कि जैसे हमारा रॉ वाटर तो इधर से आ रहा है, तो बैक वॉशिंग के लिए हम उल्टा इधर से वाटर देंगे, और हम एयर ब्लोअर भी चलाते हैं एयर के प्रेशर से। फिर क्या होता है इसका एयर वॉशिंग होता है, सॉरी बैक वॉशिंग होता है। और बैक वॉशिंग के बाद जो गंदा पानी होता है वो इधर से आपका बाहर निकल जाता है, ओके। तो ये तो होता है आपका फिल्ट्रेशन। कोगुलेशन देख लेते हैं। कोगुलेशन में क्या करते हैं हम, कोगुलेशन, तो कोगुलेशन में क्या करते हैं कि जो हमारा जो वाटर में कुछ कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, जिससे क्या होता है वो एक दूसरे से दूर होते रहते हैं और आपस में कलेक्ट होकर लार्ज पार्टिकल बन के बॉटम में सेटल नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है फिर हमें इसमें क्या करना पड़ता है कि इसमें कुछ स्टिमुलेंट्स मिलाते हैं, जैसे कि एलम का हम डोजिंग करते हैं, ठीक ना। तो ये एलम क्या करता है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल जो चार्ज थे उनके चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसके बाद ये क्या होता है एक दूसरे से इजीली एक दूसरे के साथ कलेक्ट होके लार्ज पार्टिकल बना के क्या करते हैं बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा कोगुलेशन में। और कोगुलेशन के बाद क्या होता है कि इसके बाद फिर हम वाटर को क्या करते हैं डीएम प्लांट में प्रोसेस के लिए भेजते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम डीएम प्लांट के बाद जो हमारा वाटर होता है प्री ट्रीटमेंट के बाद जब हमारा देखिए कहाँ पे जाता है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन एक्सचेंजर में, उसके बाद वो डीगेसर में जाता है, वहाँ से फिर आपका स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर में जाता है, फिर मिक्स बेड में जाता है, फिर वहाँ से वो डीएमएसटी में जाता है। वहाँ पर हम क्या करते हैं वाटर को स्टोर करके रखते हैं। तो जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन एक्सचेंजर है और स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर और जो मिक्स बेड है इसमें क्या रहता है हमारा रेजिन रहता है। रेजिन हम डाल के रखते हैं। रेजिन क्या होता है, रेजिन पॉलीमर का बना होता है, ओके। रेजिन किसका बना होता है, पॉलीमर का। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन में जो वाटर आता है उसमें क्या होता है बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आपका क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सिलिकेट। तो इन सॉल्ट में आपको एक कटायन प्रेजेंट रहता है, क्या रहते हैं कटायन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक ना। तो उन कैटायन को ये क्या करता है ट्रैप कर लेता है, ठीक। क्या करता है कैटायन को ये ट्रैप कर लेता है। तो जो हमारा एसएससी में रेजिन होता है वो रेजिन क्या करता है कि जब हार्ड वाटर या सॉल्ट युक्त जो वाटर होता है एसएससी में आएगा तो वो उसमें जो प्रेजेंट रेजिन क्या करता है कि वाटर की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा, और जो कैटायन रहता है जैसे मैंने पहले बताया कैटायन को क्या करता है वो ट्रैप कर लेता है। मतलब क्या होता है कि जितने भी सारे आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स एसएससी में ट्रैप हो जाता है। क्या होता है जो हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो एसएससी में ट्रैप हो जाता है, ठीक ना। और एसएससी का जो आउटलेट निकलता है, एसएससी जो आउटलेट निकलता है वो वाटर क्या होता है, एसएससी आउटलेट वाटर एसिडिक होता है। क्या होता है एसएससी आउटलेट वाटर एसिडिक होता है। तो यहाँ इसमें वाटर में जो आपका कार्बोनेट होता है वो क्या बन जाता है कार्बोनिक एसिड। इधर देखिए CaCO3 जब आपका रेजिन से रिएक्शन करता है तो ये क्या बन जाता है आपका कार्बोनिक एसिड बन जाता है, ठीक। और जो आपका सल्फेट रहता है सल्फेट वो क्या बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड।
तो ये क्या रिएक्शन करता है आपका, ये जब आपका रेजिन से रिएक्शन करता है तो ये हो जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। और जो आपका नाइट्रेट रहता है, नाइट्रेट क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड, क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक। ये आपका रिएक्शन करेगा रेजिन से, फिर हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक। तो ये जितने भी है, जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन से वाटर निकलता है वो क्या रहता है, पूरा वो एसिडिक हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि इन मतलब कि ये तो हमें देख लिया हमने कि जो हमारा एसिसी में क्या होता है, जितने भी कैटायन, जो कैटायन का रेजिन होता है, जितने भी आपके पॉजिटिव आयन होता है, जो भी कैटायन होता है वो सारे इसमें ट्रैप हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है कहाँ जाता है, डीगैसर में, ठीक। तो डीगैसर में क्या होता है कि जो वाटर आपका एसएससी के बाद डीगैसर से निकल रहा है, ठीक, डीगैसर में जा रहा है, तो क्या होता है कि जो वाटर में आपके कार्बोनिक एसिड हो, यहाँ पे देखा आपने जो कार्बोनेट है कार्बोनिक एसिड बन जा रहा है, ठीक। तो जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो वाटर में थे वो एसएससी से पास होने के बाद क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, ठीक ना। क्या बन गए, यहाँ से निकलने के बाद ये कार्बोनिक एसिड, ओके, क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, ठीक ना। तो क्या होता है कि जो कार्बोनिक एसिड होता है ना वो वीक एसिड होता है, क्या होता है, वीक एसिड, क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक। और ये क्या होता है, इजिली ब्रेक हो जाता है, किसमें, आपका जो H2CO3 होता है वो ब्रेक हो जाता है आपका H2O प्लस CO2 में। तो हम डीएसआर में क्या करते हैं, यही आपका जो कार्बोनिक एसिड को H2O और CO2 में ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं कि इसमें हम लो प्रेशर का एयर, ये देखिए आपका ये ब्लोअर है, तो और ये आपका पंप लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये आपका देख रहा है जो एसएससी जो वाटर आ रहा है डीएसआर में, ये जो टावर है, टावर के ऊपर से हम इसको स्प्रे करवाते हैं, छोटे छोटे, मतलब यहाँ पे नोजल लगा होता है, नोजल से ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो वाटर है वो स्प्रे होता है। स्प्रे क्यों करवाते हैं कि जो उसका कॉन्टेक्ट सर्फेस एरिया वो बढ़ जाता है, ठीक ना, वाटर का। और इधर से हम लो प्रेशर का एयर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा कार्बोनिक एसिड है वो ब्रेक होता है किसमें, H2O और CO2 में। तो जो CO2 होता है ये ऊपर में जो टावर लगा है यहाँ से ये बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है, और जो वाटर होता है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है डीगैसर। तो जो हमारा वाटर है वो डीगैसर में कलेक्ट हो जाता है, ठीक ना, डीगैसर टैंक में कलेक्ट होता है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जो और जो ये हमारा डीगैसर में जो वाटर कलेक्ट हो रहा है तो इसको हम फिर कहाँ भेजते हैं, विद द हेल्प ऑफ पंप हम स्ट्रॉन्ग बेस एनायन में भेजते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस एनायन का जो एक्सचेंजर है उसमें भेजते हैं। तो डीगैसर का जनरली काम क्या होता है कि जो हमारा वाटर से जो CO2 है, CO2 को रिमूव करना। तो इसमें जो हम प्रोसेस, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें ब्लोअर लगाया, तो ब्लोअर से हम लो प्रेशर की एयर भेजते हैं और ऊपर से हमारा वाटर का स्प्रे करवाते हैं। स्प्रे क्यों करवाते हैं, ताकि उसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाए और अच्छे से एयर के साथ वो कॉन्टैक्ट में आए, और जो हमारा कार्बोनिक एसिड है वो आपका H2 और CO2 में ब्रेक हो, और H2 यहाँ हमारा नीचे टैंक में कलेक्ट हो जाए और CO2 यहाँ से एटमॉस्फेयर में चला जाए, ओके। फिर क्या होता है कि पंप से हम इसको पंप करके स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर में भेजते हैं, ठीक ना। तो जो डीगैसर के बाद जो वाटर स्ट्रॉन्ग बेस एनायन से पास होता है तो इसमें जो रेजिन होता है वो क्या करता है, एनायन रेजिन होता है, ठीक ना। कौन सा रेजिन होता है, एनायन रेजिन। हमारा एसएससी में कौन सा था, कैटायन रेजिन था, और इसमें एसबीए में एनायन रेजिन होता है। कौन सा होता है, एनायंस रेजिन होता है, ठीक। तो एनायन रेजिन क्या करता है कि जो जैसे कि आपने देखा कि एसएससी से निकलने के बाद जो हमारा वाटर था वो तो क्या था, एसिडिक था, ठीक ना। और जो कार्बोनिक एसिड था उसको हमने डीगैसर में रिमूव कर दिया। बट जो अदर एसिड होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं वाटर में। कौन से एसिड रहते हैं आपके, सल्फ्यूरिक एसिड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। इतने ये सब सारे एसिड जो हमारे आफ्टर डीगैसर भी प्रेजेंट रहते हैं वाटर में। तो इनको हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन का जो एक्सचेंजर है उसमें रिमूव करते हैं, ठीक। देखते हैं कैसे रिमूव होता है ये जब आपका रिएक्शन करता है रेजिन से तो ये क्या बनाता है,
ओके। यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन करके वाटर में फॉर्म हो जाता है, और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये तो हो गया, जितने भी जो बाकी जो हमारे एसिड रहते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन में रिमूव हो जाते हैं। ओके। तो जो भी सॉल्ट्स के एनायन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मतलब एनायन रेजिन में H+ आयन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या होता है, जो हमारे सॉल्ट्स के एनायन होते हैं उनको, कैटायन को तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एब्जॉर्ब कर लेता है, जो एनायन होते हैं उनको हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके। तो इसके बाद क्या होता है कि हमारा कहाँ जाता है, मिक्स बेड में। कहाँ जाता है, मिक्स बेड MB में जाता है, ठीक ना। स्ट्रॉन्ग बेस एनायन के बाद MB में जाता है। जो हमारा मिक्स बेड होता है, मिक्स बेड में हमारा SSC और SBA दोनों का रेजिन मिक्स करके उसमें डाला जाता है, ठीक ना। क्यों डाला जाता है कि क्योंकि जो भी हमारे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन है और स्ट्रॉन्ग बेस एनायन के बाद भी अगर कुछ हमारे एसिड मतलब स्क्रैप होके निकल गए वहाँ से, ठीक ना, तो इसको हम मिक्स बेड में रिमूव कर सकें। ओके। तो जनरली हम मिक्स बेड का यूज सिलिका को रिमूव करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सिलिका रिमूव करने के लिए। ओके। सिलिका रिमूव करने के लिए, और जो भी हमारे एसिड जो बचे रहते हैं स्क्रैप होने के बाद वो मिक्स बेड में रिमूव हो जाते हैं। ओके। और आफ्टर मिक्स बेड हम क्या करते हैं, इसको DMST में स्टोर करके रख देते हैं। वहाँ से फिर हम इसको आपका एज ए फीड वाटर बॉयलर में यूज़ करते हैं। ओके। तो जैसा कि हमने देखा कि SSC और SBA में हम रेजिन डालते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ मतलब कि कुछ आवर्स के बाद क्या होता है कि कुछ कंटिन्यू कुछ आवर्स यूज़ करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा रेजिन होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। ओके। तो इस एग्जॉस्ट रेजिन को हमें क्या करना पड़ता है, इस एग्जॉस्ट रेजिन को हमें रीजनरेशन करना पड़ता है, ठीक ना। जो हमारे SSC और SBA में जो हमारे रेजिन को हमें रीजनरेशन करना पड़ता है, अदरवाइज अगर रीजनरेशन नहीं करेंगे तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक ना। तो रीजनरेशन के लिए क्या करते हैं हम कि जो हमारा SSC है इसकी रीजनरेशन के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। कौन से एसिड का यूज़ करते हैं, SSC के लिए, SSC के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक ना। और जो हमारा SBA होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन, SBA के लिए हम कॉस्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक ना। SBA के लिए क्या करते हैं, कॉस्टिक का यूज़ करते हैं रीजनरेशन के लिए, ठीक। तो देख लेते हैं रीजनरेशन के बारे में। तो रीजनरेशन से पहले क्या होता है कि रीजनरेशन पहले हम क्या करते हैं, बेड को बैक वॉशिंग करते हैं, बैक वॉशिंग, ठीक। तो बैक वॉशिंग करते हैं। बैक वॉशिंग क्या करता है कि जो फाइन्स रेजिन रहते हैं और जो फिल्टर्ड पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक ना, उनको रेजिन बेड से उनको भी ये रिमूव कर देता है। जो मान लीजिए जो फाइन्स रेजिन है और जो हमारा वाटर के पास होने के बाद जो भी हमारे फिल्टर्ड पार्टिकल्स यहाँ कलेक्ट हुए हैं उनको क्या करता है, ये रिमूव कर देता है रेजिन से, ठीक ना। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो रीजनरेशन होता है और भी इफिशियंट हो जाता है। क्या करते हैं हम पहले रीजनरेशन पहले बैक वॉशिंग कर लेते हैं, तो जो भी हमारे फाइन्स रेजिन रहते हैं और जो भी हमारे आपके जो फिल्टर्ड पार्टिकल्स यहाँ कलेक्ट हुए रहते हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, जिससे हमारा जो रीजनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है, ठीक ना। तो बैक वॉशिंग के बाद हम क्या करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, बेड पे इंजेक्ट किया जाता है। कितना इंजेक्ट किया जाता है, नॉर्मली आपका 2% टू 6%, ठीक ना, SSC में। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, इनको नॉर्मली 2 से 6% तक हम रेजिन के बेड पे इंजेक्ट करते हैं। वहीं अगर आप SBA देखेंगे, SBA में कॉस्टिक सोडा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, कॉस्टिक सोडा NaOH का यूज़ करते हैं रीजनरेशन के लिए। तो इसमें हम 4 to 5% NaOH यूज़ करते हैं, ठीक ना, बेड पे इंजेक्ट करते हैं। ओके। और हम जो SSC का रीजनरेशन के लिए डिगेसर में जो वाटर रहता है उसका यूज़ कर सकते हैं, बट जो SBA का रीजनरेशन करते हैं, SBA के लिए, जो SSC के लिए डिगेसर वाटर जो होता है, डिगेसर टैंक में जो वाटर होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। बट SBA के लिए हम क्या करते हैं,
डीएम वाटर कंपलसरी होता है। एसबी का रीजनरेशन के लिए क्या होता है, हमें डीएम वाटर की ज़रूरत पड़ती है रीजनरेशन के लिए। ओके, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो।